हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो रिसेंट बीपीएससी ने सारे एग्जाम्स लिए ना, उसको हम एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। एक डीएसओ की क्लास डल चुकी होगी, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। ठीक है। आज की क्लास में हम डी एम डी ओ प्लस एमवीआई की जो एग्ज़ाम थी ना, इन दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है। मेरा जो एस्टिमेट कह रहा है ना, 5-6 एग्जाम्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के, तो कुछ 600 क्वेश्चन आसपास बन रहे हैं आपके। ठीक है। इन 600 क्वेश्चंस को हमें पढ़ना नहीं है, इन 600 क्वेश्चन को हमें रट जाना है पूरा। क्वेश्चन आए तो याद होना चाहिए बिल्कुल, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी ही है आंसर, वैसा एकदम रट जाना है इनको। अगर हमारे 18 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना, तो ये 18 क्वेश्चन में से मान लो कि 10 तुम्हें आते होंगे, 8 नहीं आते होंगे, तो ये 8 नंबर तुम्हें को ऐड करके देगा। ये 8 में से अगर आप 8 जो नहीं आते उसको अटेम्प्ट नहीं करते, 3 भी अटेम्प्ट करते, तो 1 मार्क्स तो कटता ना, गलत होता तो 8 एक 9 मार्क्स, और 9 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है कट ऑफ से अंदर और बाहर करने के लिए किसी को। ठीक है। तो एक काम और करो, आप एक पन्ना लेकर बैठो। ठीक है। जो टॉपिक्स पे आपको लगे ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, उस टॉपिक्स को या सब टॉपिक को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है। और जब ये हम पूरी जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको, एग्जाम्स जो है ना, रिसेंट एग्जाम्स, ये पूरा हम सीरीज खत्म कर लेंगे, तो जो लिस्ट बनेगी ना अपनी, उसको एकदम टू डू लिस्ट में कर लेना है कि लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करके ही जाना है अपने को। ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। मैथ्स की क्लास आई थिंक आ गई होगी, शुरू हो चुकी होगी, या फिर नहीं भी हुई है तो कल से स्टार्ट हो जाएगी मैथ्स की क्लास। तो मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1860। जो इंडियन पिनल कोड है 1860, उसको किसने रिप्लेस किया है। तो इसमें इसी को क्यों पूछा ना, इसमें बात हुई थी पिनल कोड जो है ना, इसको चेंज करके न्याय संहिता किया गया था। पिनल तो किसी को पेनल्टी, किसी को दंड देना हुआ ना, तो इसको नाम चेंज किया किया था इसका। ठीक है। तो इसका क्या नाम किया गया, इंडियन पिनल कोड का भारतीय न्याय संहिता। जो साक्ष्य संहिता थी उसका नाम क्या गया, जो एविडेंस एक्ट था 1872, उसको किया गया भारतीय साक्ष्य संहिता। और जो एक और एक्ट था उसको किया गया भारतीय सुरक्षा संहिता। एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। सेम क्वेश्चन डीएसओ पेपर में आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है। ऑप्शन बस ये तीनों थे। एक ऑप्शन यहाँ पे था यूके, और वहां पे भी डी पे ही हमने मारा था, जो कि गलत ऑप्शन था। यहाँ पे भी गलत ऑप्शन डी पे ही है, जो कि है रशा। रशा यहाँ गलत ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन था वहां पर भी, तो आप देख रहे हो कैसे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, I2U2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस प्राइमरली फोकस ऑन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइमरली किसके लिए फोकस करती है, ये फोकस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है। नाटो जो है, नाटो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। 18 पे आते हैं, इंडियाज मेजर अचीवमेंट इन होल्डिंग G20 समिट 2023। ये काफी बैक ट्रेस करके पूछा है ये सवाल। ठीक है। 2023 में जो G20 भारत ने होस्ट किया था ना, उसका काफी एक मेजर अचीवमेंट क्या रही थी। मेजर अचीवमेंट ये थी कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिली थी उसमें। ठीक है। अफ्रीकन यूनियन की अगर हेडक्वार्टर पूछे तो है अदिस अबाबा, और ये अदिस अबाबा है कहाँ, इथोपिया में। ठीक है। इथोपिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज डी डॉलराइजेशन अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज मीन्स। ठीक है। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है, अगर हम इसको नॉर्मली भी ब्रेक करें ना इस वर्ड को, तो डी डॉलराइजेशन तो कुछ डॉलर की बात हो रही होगी, तो डॉलर की बात यहाँ कहाँ हो रही है, एंडिंग आईएमएफ, आईएमएफ की बात नहीं हो रही है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो की बात कहाँ हो रही है, अवॉइडिंग यूएस डॉलर इन ट्रेड। ठीक है। यहाँ से अब कुछ बन सकता है अपना। और डी से हम क्या कह सकते हैं, डिटैचिंग फ्रॉम डॉलर, ऐसा कुछ बन सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा अवॉइडिंग यूएस डॉलर इन ट्रेड।
नेक्स्ट में आते हैं द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये जो एक्ट है ना 2023 में आया है, ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है? क्या प्रोवाइड नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डाटा पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ये कहता है ना कि आप खुद से अपना डेटा जो है ना एक से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो नहीं कर सकते हो ना खुद पे, कि आपका डेटा अगर फ्लिपकार्ट पे है तो आप फ्लिपकार्ट से खुद तो चाह के उसको अमेजोन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना। तो ये डेटा पोर्टेबिलिटी, आप डेटा खुद से पोर्ट नहीं कर सकते हो। 21 में आते हैं, नेशनल हाईवे दिए हुए हैं और वो कहाँ पर है वो लिस्ट दी हुई है। ठीक है, बाकी अगर अपने को कोई हाईवे नहीं पता, एक हाईवे तो पता है ना, NH44, जो भारत की सबसे लंबी हाईवे है, कश्मीर टू कन्याकुमारी लेंथ, उसको जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी स्ट्रेच है उसका। NH44 यहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी? बी का 1 मिला दिया हमने, तो जैसे ही बी का 1 मिला है ना, ये गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बस पूरा पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन को ये सोच के छोड़ मत देना कि ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड सा लग रहा है या बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि एक न एक जो है ना पिन होगा क्वेश्चन में, आपको बस उसको पकड़ना है। एक पकड़ लिया ना, सारा क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा उससे। NH44 से अपने कर दिया, आंसर बन गया बी। ए का हो गया, NH48 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3। इससे ना मेरे को एक द्वारका एक्सप्रेसवे याद आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें कोई एक सिस्टम लगा है, उस सिस्टम का आप नाम बताओगे मेरे को, जो कि मैंने MCQ वाली क्लास में करवाई है, करंट अफेयर्स MCQ में। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ है, जब ये PDF में अपलोड कर दूंगा ना, क्लीन PDF रहेगी, आप खुद से नोट्स बनाना इंग्लिश में या हिंदी में, क्वेश्चन नंबर्स भी सेम है तो आपको आसानी होगी ट्रेस करने में। क्वेश्चन 22, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमस इंडियन ब्रिजेस, इंडियन ब्रिजेस के नाम दिए हुए कुछ, और पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये सब चीजें जैसे ही देखो वैसे ही इसको मार्क करो कि नॉट पूछा है, तो अगर नहीं भी देखो ना, कहीं भूल भी जाओ ना, तो फोकस यहाँ खुद ब खुद चला जाए आपका कि ये मार्क्ड क्या है, नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे गोदावरी आर्क ब्रिज। गोदावरी आर्क ब्रिज तमिलनाडु में है क्या? आंसर होगा नहीं है, ये गलत है। गोगाबिल असम में है, सही बात है। बांद्रा वर्ली सी लिंक, सी लिंक तो सबको पता है, महाराष्ट्र में सी लिंक। और कॉर्नोरेशन ब्रिज वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं, ब्रिजेस देख रहे हैं तो एक अटल सेतु देख लेते हैं अपन। अटल सेतु, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया की, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इसके अलावा चेनाब रेल ब्रिज देख सकते हैं अपन, चेनाब 359 मीटर्स। ठीक है, और कुछ देख सकते हैं क्या? और भी कुछ ब्रिजेस के ऊपर अगर और भी कुछ हो तो कमेंट डाउन कर देना आप। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रेलवे लिंक इज नॉट माउंटेन रेलवे? मतलब ऐसा कौन सा रेलवे है ना जो मतलब माउंटेन रूट में नहीं है वो। ठीक है, कालका शिमला रेलवे, शिमला पता है ना माउंटेनियस रीजन है, तो इस पे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके हम सही मान लेंगे। माथेरन नैरो गेज रेलवे, नैरो गेज क्या होता है? जो नैरो पैसेज है ना, दो दो पहाड़ है, तो जो नैरो गेज है ना, ये वाला नैरो गेज रेलवे हो गया। ठीक है, तो इसको भी मान लिया, ठीक है चलो, नैरो गेज पहाड़ की बात हो रही है। नीलगिरी, नीलगिरी तो खुद में ही एक पहाड़ है, हिल है। बचा कौन? कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम रेलवे। अपना आंसर भी यही है, कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम रेलवे। ठीक है, इसको याद कर लो बिल्कुल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट है इंडियन एयरपोर्ट्स में? देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये केरला है क्या? ये तो अपना वेस्ट बंगाल है ना, दमदम एयरपोर्ट, इसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड देखते हैं, कोचीन, कोचीन भी सही नहीं है, कोचीन तो केरला होगा। थर्ड है चौधरी चरण सिंह जी एयरपोर्ट, ये यूपी है। एंड फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, गुजरात, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एयरपोर्ट्स पे याद आया, बट बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं। कौन से 3 है आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, कौन से 3 है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द रेलवे स्टेशन विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इन 2023। या अभी तक भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? हावड़ा स्टेशन में। कितने हैं? 23 प्लेटफॉर्म्स है।
ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट सेंटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं और उनको पेयरिंग सही करना है, किस स्टेट में है वो। सबसे पहला है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। कोयना रिवर भी आपने सुनी होगी ना, वो भी महाराष्ट्र में ही है। टिहरी डैम, टिहरी डैम तो कहीं से भी हरियाणा में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर डैम जो है बिल्कुल सही है, ये है गुजरात में, ठीक है। और नाफ्ता जकरी ये हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका भी आंसर निकल गया अपना, सरदार सरोवर डैम इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, जो पिछला क्वेश्चन था ना सेम है, बट यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स एंड स्टेट्स को करेक्टली मैच करना है। पहले पे आते हैं हम, पहला है क्या, तालचेर। तालचेर महाराष्ट्र नहीं, ओडिशा में है तालचेर। तालचेर जगह से ही बन गया अपना कि पहला तो इनकरेक्ट है भाई। शासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सही है, शासन जो है ना ये मध्य प्रदेश में है। थर्ड देखते हैं, टिरोडा। टिरोडा भी महाराष्ट्र में है, टिरोडा इज इन महाराष्ट्र। एंड एनटीपीसी दादरी इज इन उत्तर प्रदेश हो गई दादरी। और बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इज अ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। यहाँ भी रेवा बोल रहा है, यहाँ भी रेवा बोल रहा है, तो कुछ कनेक्शन होगा तभी इतना कनेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को मान लेते सही है। ये पता होना चाहिए, मतलब रियल टाइम में तो ऐसा नहीं होगा कि आप मान लोगे चीजों को, ये पता होना चाहिए, करंट की बातें हैं। द प्लांट सप्लाइज अबाउट 1/4 ऑफ इट्स पावर टू दिल्ली मेट्रो। ये जो है ना एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा था 24% पावर सप्लाई करता है दिल्ली मेट्रो को। कौन करता है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए अपने। अब रेवा जैसे ही हम देख रहे हैं, जब हमने रेवा को देखा दोस्त, तो रेवा से व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर याद आया, कि नहीं। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इंडिया की कहां पर है, रेवा में है, मध्य प्रदेश में। ये याद आया ना, याद आ गया तो सही है बॉस, टेंशन मत ले फिर तू। नहीं याद आया तो थोड़ा सा लेना शुरू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड फार्म इज रिलेटेड इन तमिलनाडु। थर्मल पूछ लिया, हाइडल भी आई थिंक पूछ लिया, अब विंड फार्म भी पूछ ही लिया है। तमिलनाडु पे बात किया है, तमिलनाडु में कौन सा है पूछा है, ठीक है। तो मुपंदल जो है वो तमिलनाडु में ही है। ब्रह्मवेल जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। भुज तो अपना गुजरात है। कच्छ कहां पर है ये मेरे को बता देना। नेक्स्ट 30 में आते हैं, कलपक्कम। ये क्वेश्चन जो है ना साइंस एंड टेक्निक, ये करंट अफेयर्स से बेस्ड है। ये बीच में कहीं आ गया क्वेश्चन, बट ये है करंट अफेयर्स से बेस्ड। कलपक्कम जो है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज एफबीआर। एफबीआर क्या होता है ना, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। इंडिया में जो 1, 2 एंड 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसके अंदर सेकेंड स्टेज में आता है ये एफबीआर। तो कलपक्कम में लगा है, एक सही बात है। FBTR इज डिजाइन टू यूटिलाइज थोरियम फ्यूल साइकिल। इसी के लिए इसकी जो स्पेशलिटी है ना यही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2 बोथ। थोरियम में देखा ना तो चाइना याद आया क्या, चाइना ने क्या डेवलप कर लिया है, थोरियम रिएक्टर डेवलप किया है। थोरियम से अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। जो इंडिया थर्ड स्टेज में करने की कोशिश कर रहा है ना, वो चाइना कर लिया। गोबी डेजर्ट में उसको यूटिलाइजेशन पे ले आए हैं चाइना। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में बात होगी तो 1942 सबसे पहले याद करेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन फेल भी करेगा इसके बाद। और क्रिप्स मिशन जब फेल होगा तो कौन सा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, कमेंट करना। क्रिप्स मिशन में क्या बातें थी, जो प्रपोजल्स दिए गए थे ना क्रिप्स में, उस पर बात की गई है। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन पीपल। ये बात करी गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। इक्वल पार्टनरशिप ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बात जो है ना यहीं अटक गई थी। डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं था। 1929 में 1929 में लाहौर सेशन में जब बात हो गई कि पूर्ण स्वराज चाहिए,
पूर्ण स्वराज। तो डोमिनियन स्टेटस पे कोई क्यों सेटल होगा? कोई तुक नहीं बन रहा था इस बात का, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, प्रॉपरली पूरा रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे पूछा गया है बस प्रपोजल्स क्या क्या हुए थे, तो ए एंड बी बोथ, दोनों प्रपोज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट्स एंजॉय द सपोर्ट। मतलब ये कह रहा है ना कि सिंपल भाषा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? सरकार। सरकार कब तक बनी रह सकती है? जब तक उसके पास बहुमत है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें बहुमत की बात कर रही है। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी तो रेड फ्लैग। मेजोरिटी बात होनी चाहिए कुछ। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, अपर हाउस हम कहते हैं राज्यसभा को, इससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस, अगर हमें लोकसभा में मेजोरिटी है तब हम सरकार चला सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। एंड बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of पंचायत। ठीक है, पंचायत पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो। पहला स्टेटमेंट कहता है इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर स्टेट कंसर्न, स्टेट के लेजिस्लेचर के इलेक्शन से उसे बर्खास्त किया गया है, तो पंचायत के इलेक्शन से ही बर्खास्त किया गया है, सही बात है। इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये भी सही बात है। किसी लॉ को वायलेट करने के चक्कर में अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है तो ऑटोमेटिकली वो पंचायती इलेक्शन से भी डिस्क्वालीफाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, और दोनों कॉम्प्लीमेंटिंग ही है, देखो कोई ऐसी बात नहीं, कोई फालतू सी बात नहीं करी गई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं सरकारिया कमीशन के बारे में। तो सरकारिया कमीशन जब हम देखते हैं तो अपने को आर्टिकल 263 याद आता है अपने को, इंटर स्टेट रिलेशंस, सॉरी इंटर स्टेट नहीं, सेंटर स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस याद आ रहे हैं। ठीक है, ये सब याद आ रहा है ना? ऐसे ही करो, जो भी चीज देख रहे हो ना उसे दो चार चीजें रिलेट करके निकाल लो। ठीक है, और रिलेट कैसे करना है इस पे मत सोचो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कैसे रिलेट करना है। सरकारिया कमीशन से ना जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 263 एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन से ये रिलेट कर पाओ, कुछ भी रिलेट कर लो यार, जो भी तुम कनेक्ट कर पा रहे हो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो सरकारिया कमेटी आर्टिकल 260 मैंने रिलेट किया, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस मैंने रिलेट किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एस्टैब्लिश इन 1983 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1988। बात बिल्कुल सही है, 5 साल लगे थे रिपोर्ट सबमिट करने में, रिपोर्ट सबमिट करी गई। उसमें कहा गया सेंट्रल स्टेट काउंसिल बनाया, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए आर्टिकल 263 के अंडर। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करेगा, इतनी बात करी गई वहां पे। ठीक है, इट वॉज अ वन मैन कमीशन। वन मैन कमीशन क्यों होगा? इतनी इतनी ज्यादा उसमें रिकमेंडेशन थी, वो था 3 मैन कमीशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ। जो सीएम्स होते हैं ना, वो किस बॉडी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? तो वो होते हैं एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये बना कब था? 1952 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पे देखे तो प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हुई, उसके बाद क्या बना? नीति आयोग बना। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल पे अभी हमने बात की। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। आर्टिकल्स पे एक चीज बता रहा हूँ ना, एक जो पन्ना रखा है ना उस पर लिस्ट करो आर्टिकल, शेड्यूल 1 पे जो आर्टिकल्स है वो, उसके बाद एफआर, इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इसके अलावा पार्लियामेंट में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के हो गए, या फिर कुछ जो 5-6 इंपॉर्टेंट है ना वो बस, जुडिशियरी और एक पीआरआई प्लस यूएलबी। इसकी आर्टिकल्स जो है ना एक जगह नोट डाउन करो और उसको याद कर लो, पूरा पूरा याद कर लो, इतने के आर्टिकल्स पूरे याद कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा तुम्हारा पॉलिटी का, उससे ज्यादा ही बन सकते हैं बट मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे बीपीएससी में। सो ये हो गया। ठीक है, व्हाट इज कंटेन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन?
कल डीएसओ में हमने देखा था 10th शेड्यूल पे बात हुई थी। उसमें पूछा गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन कहाँ पे मेंशन है। 10th शेड्यूल वहां पर हमने आंसर किया था। यहाँ पर भी 10th शेड्यूल पूछा है, हम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन करेंगे। जो नेक्स्ट पेपर लगाएंगे ना उसमें भी 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन है कि 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन कहीं तो कुछ बात है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें। तो एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है देख लो, एंटी डिफेक्शन। The only instance when a president of India exercised his power of veto related to the, एक ही टाइम हुआ है जब इंडिया में किसी प्रेसिडेंट ने वीटो पावर यूज की है, और वो कब हुई है, तो वो ये इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। तो ये भी जरूरत है, एक ही बार हुआ है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे जेल सिंह जी, यानी जेल सिंह जी, जेल सिंह जी, इसको याद रखना। 38 with which schedule of Indian Constitution pertains to the administration and control of schedule area, schedule area and schedule tribe in states other than AMTM। ठीक है, ATMM से अलग में जो शेड्यूल एरियाज होते हैं उनको कौन सा जो शेड्यूल है वो उनको एडमिनिस्टर करता है, तो वो है शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल। ATMM की बात करें तो कौन सा शेड्यूल आएगा आप बताना। अच्छा, यही हमने बात करी ना, एनडीसी सेटअप कब हुआ, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया। एनडीसी कब सेटअप हुआ, 1952 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना। 1985 में कुछ हुआ था क्या, याद नहीं आ रहा, याद कर लेना यार, एक दो चीजें खुद से रिलेट कर लेना। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहले छोटे छोटे स्टेटमेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 42 सेज, आर्टिकल 42 क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात की थी, वहां पढ़ लिया होता कि आर्टिकल 42 है या आर्टिकल 52 है, तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट जो है ना, इसको पढ़ने का जरूरत, ये सब जो है ना तुम्हारे टाइम खपाने के लिए है। तो जब बहुत बड़ा बड़ा चीज आएगा ना तो उसमें छोटे से शुरू करना, हो सकता है पिन वही हो, वही पकड़ना हो अपने को। तो यहाँ पे पिन तो यही था, पकड़ना भी इसी को था कि यहाँ पे होगा 52 और आंसर हो जाएगा यही। ये गलत है, आर्टिकल 52 में बात करी गई है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 62 में बात की गई है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी एक आर्टिकल बहुत ही हिटेड है, आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए, ये क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन किया था अभी, तो इसलिए आर्टिकल याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी रिटर्न एन अवार्ड ड्यूरिंग एनसीएम एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी जी ने कौन सा अवार्ड रिटर्न किया था, वो किया था कैसरे हिंद। ये इनको कब मिला था, बोर वॉर के टाइम पे गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस चलाई थी, एम्बुलेंस सर्विस, उसी के लिए इन्हें ये कैसरे हिंद का टाइटल मिला था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने अपना टाइटल रिटर्न किया था, ठीक है, वो थे नाइटहुड रिटर्न किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द नो टैक्स कैंपेन इन बरदोली वाज लेड बाय, जो बरदोली यहाँ बात हो रही है, बरदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह 1928 की, ये जो बरदोली सत्याग्रह था उसको किसने लेड किया था, पता है हमें, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था इसको, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द तिलक स्वराज फंड was started to finance which of the following movement। जो तिलक स्वराज फंड था वो किस मूवमेंट को उसने फाइनेंस किया था, एनसीएम को किया था। बीजेटी की मौत हो गई थी तो उन्हीं के नाम पे माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन महात्मा गांधी जी ने कहा था, और एक फंड बना था तिलक स्वराज फंड जो कि मूवमेंट को फाइनेंस करता, और ये जो है ना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था ये फंड। व्हेन वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टेब्लिश्ड, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टेब्लिश हुई 1929 में, ठीक है, और इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, 1924 1928, तो हम जाएंगे 1928 के साथ। इन विच ईयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने कब बनाया, 1939 में,
आंसर हो गया 1939। 1939 से त्रिपुरी क्राइसिस याद आ रहा होगा। 38 से याद कर लेते हैं अपन, हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन 42 से अपन याद कर लेते हैं, क्रिप्स मिशन याद कर लेते हैं, क्विट इंडिया याद कर लेते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। 44 से वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, वो याद कर लेते हैं। और कुछ याद करना है क्या? मतलब फॉर्मली नहीं बट इनफॉर्मली 44 में एंड हो गया था वर्ल्ड वॉर। बस इतना ही चीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 जो है वो कहता है कोमगाता मारू इंसिडेंट। अभी और भी एग्जाम्स में ना ये कोमगाता मारू रिपीट होगा आपका, देखना हिस्ट्री में। द फेमस कोमगाता मारू इंसिडेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? शिप थी कोमगाता मारू, वाज अ शिप, हांगकांग से ट्रेवल कर रही थी कनाडा, कनाडा, ठीक है। और इसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के प्रेशर में आके कैनेडियन गवर्नमेंट ने डॉक पे ही रहने दिया, अनबोर्ड नहीं करने दिया शिप को, ठीक है। काफी महीने तो शिप में ही रहे लोग, तो काफी लोगों की मौत हो गई, सैनिटेशन इशू हुए, और भी काफी इशू हो गए थे। और लास्ट में भी इनको डॉक नहीं करवाया शिप को, मतलब शिप को प्रॉपरली खाली नहीं करवाया, इसको वापस करवा दिया। ये फिर कैलकाटा पोर्ट पे उतरा था, कैलकाटा पोर्ट पे काफी लोगों की मौत हो गई थी और जबरन निकाला गया था लोगों को, ठीक है। तो ये था कनाडा से रिलेटेड। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी। किसके टाइम पे हुआ था? रिपन के टाइम पे, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और हुआ कब था? 1883 के आसपास हुआ था, 82-83 के आसपास हुआ था इल्बर्ट बिल। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज सेटअप बाय, किसने सेटअप किया था इसको? रास बिहारी बोस ने सेटअप किया था। अब बाद में किसको हैंडओवर किया था? तो एससी बोस, नेताजी को हैंडओवर कर दिया था। हु एस्टैब्लिश द स्वराज दल इन बिहार? स्वराज दल की स्थापना किसने की बिहार में? तो ये की थी हमारे श्री कृष्णा सिंह ने, श्री कृष्णा सिंह जी ने। स्वराज दल जो है ना, इसकी एक टाइमलाइन है, याद रखो इसको। 1922 में गया सेशन होता है, उसको लीड कौन करता है? सी आर दास। इसी सेशन में ये रिजाइन कर देते हैं, ये दिसंबर सेशन था। और 1 जनवरी 1923 को बनती है स्वराज पार्टी, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को बनी स्वराज पार्टी, जो नेशनल लेवल पे है। और इसी के तर्ज पे फरवरी में बनी स्वराज दल बिहार में, अंडर श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। ये याद रखना, ये इस पूरे टाइमलाइन को याद रखना 22 से 23 तक की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? विच बिहार बेस्ड न्यूज़पेपर, बिहार बेस्ड न्यूज़पेपर की बात हुई, एडिटेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा, प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज। ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन 73 बीपीएससी में नहीं था क्या? आंसर भी सिमिलर था, द सर्चलाइट, सेम क्वेश्चन था। इंडियन मिरर को देख ले तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी को देख लेते हैं हम। यंग इंडिया को देखे तो महात्मा गांधी जी को देख लेते हैं हम। लीडर किसने लिया था बताता हूँ। और एक काम करना, ठीक है। आई थिंक अवनीश इज योर नेम, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो ना, 10 से 12 न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसपे पीवाईक्यूज बने हुए हैं, अल हिलाल हो गया, कॉमरेड हो गया, ऐसे ना न्यूज़पेपर्स के नाम एंड उनके फाउंडर्स के नाम, इसको आप कमेंट डाउन कर देना एक साथ में, ठीक है। तो काफी अच्छा हो जाएगा, लोगों को रिवीजन करने में भी हेल्प होगा। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में देख सकता है नॉलेजेबल चीजें। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द गिवन कोड। क्रोनोलॉजी देखनी है इसकी, ठीक है। अलग अलग डायनेस्टीज हैं। तो बाकी की नहीं पता है तो ये तो पता होगा ना कि गुप्ता, हर्षवर्धन, ये सब डिक्लाइनिंग फेज था ये। इसके बाद फिर डिक्लाइनिंग फेज आ गई थी, तो लास्ट तो गुप्ता है अपना, फोर्थ तो गुप्ता है। लास्ट गुप्ता कहाँ पर है? निकल गया इससे, गुप्ता है अपना थर्ड लास्ट पे। तो फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट होगा कुशाना, सेकंड कौन होगा? थर्ड कौन? एंड फोर्थ एंड लास्ट कौन? गुप्ता। आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4 1 3।
2413, yes. Which writer was contemporary to Ghiyasuddin Tughlaq, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक? वो कौन सा राइटर था? उनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। एक बुक है तारीख ए फिरोज शाही, और ये 2 राइटर हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है आप मेरे को बताना। आप पूरे मतलब पूरा अच्छा सा आंसर करना, जो भी आंसर हो ना पूरा डिटेल्ड आंसर करना। जियाउद्दीन बरानी से रिलेटेड है या शमशेर सिराज से रिलेटेड है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो पता चल गया अपने को, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ गवर्नर जनरल्स दिए हुए हैं और कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, किससे कौन सा ईयर रिलेटेड है आप बताना है अपने को। ये क्या है, ठीक है। पहला है लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो में ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। सेकंड है माउंट बैटन। माउंट बैटन आखिरी आखिरी समय पे था ना, आजादी के समय पे। तो माउंट बेटन का टाइम तो ये होगा ना, माउंट बेटन प्लान भी आया, 3 जून प्लान आया, तो 1947 के आसपास लग रहा है ये। बी का 3 से कुछ बन रहा है क्या? बी का 3 से आंसर तो बन गया अपना। बट ये अगर किसी को नहीं पता है, वेवल प्लान तो सबने सुना होगा ना, 1945 वाला। तो वेवल प्लान जो है 1945 में आया, तो 1944 के आसपास में होगा। अगेन अगर डी का 1 भी पता है तो आंसर बन जाएगा अपना। तो आंसर अपना दोनों में से किसी से ही बन जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, चारों के ऑप्शंस याद कर लेना। और भी कोई इंपॉर्टेंट जो है ना गवर्नर जनरल्स, उनके भी टाइमलाइन याद कर लेना, इससे हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नर जनरल्स उनके वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेगुलेशन 17 पे किसने काम किया था, किसने लाया था, या फिर सती प्रथा पे किसने काम किया था, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। अच्छा यही पूछ दिया कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपेंड इन 1883, ठीक है। इसका फर्स्ट इज रॉन्ग, जैसे ही फर्स्ट रॉन्ग हो सेकंड पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885, बिल्कुल सही बात है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कुछ था बॉम्बे में, वहां पे हुआ था। इस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन था, डफरिन था यहाँ पे गवर्नर जनरल। बनाने में किस ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट का बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा हाथ था? एओ ह्यूम का था। पहले सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था, ठीक है। ये सारी चीजें याद है ना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। इस पे भी डीएसओ में पीवाईक्यू था, सेम यही पीवाईक्यू था। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कि नहीं बदरुद्दीन तैयबजी। और इसके अलावा और कुछ है क्या रिलेट करने को? बस इतना ही करते हैं। तो पहला गलत हो गया, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, इसके आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 55 पे। इन गुप्ता पीरियड, गुप्ता इंपॉर्टेंट है यार, गुप्ता कर लेना, ठीक है। ऐसे तो बुद्धिज्म जैनिज्म विजयनगर एम्पायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट गुप्ता को भी कर लेना, क्योंकि गुप्ता से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें बन रहे, डीएसओ में बन रहे, एमबीआई में बनेगा गुप्ता पे क्वेश्चन, तो गुप्ता को छोड़ के मत आना। इन गुप्ता पीरियड हु रोट बृहत संहिता, बृहत संहिता किसने लिखा था? ये लिखा था वराह मिहिर ने। इनके टाइम के एस्ट्रोनॉमिकल काफी इंटेलेक्ट थे इनके पास, तो इन्होंने लिखा था वराह मिहिरा। नागार्जुन से याद करें तो क्या? मध्यमाइका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म पे किसने काम किया? नागार्जुना ने किया। और नागसेन, काफी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि नागसेन और नागार्जुना को वो स्वैप कर देते हैं, क्योंकि सेम टाइप का नाम है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो इसको याद रखना, नागार्जुना अलग, नागसेन। मिएंडर एंड नागसेन के बीच में जो डायलॉग है ना, उसको मिलिंद पन्नों में कंपाइल किया गया है, ठीक है। ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट से तो अपने को पता ही है क्या क्या, आर्यभट्ट की किताब है आर्यभट्टीन। इसके अलावा इन जीरो की खोज की। उसके अलावा आर्यभट्ट से याद करें तो पाई पाई का वैल्यू भी इन्होंने निकाला था। तो काफी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, 56 क्वेश्चन बनाने पे एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तब ये क्वेश्चन आपको गलती करवाता है। और ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको कॉन्सेंट्रेशन चेक करता है ये आपका। तो हर 20-25 क्वेश्चन के बाद ना एक बार थोड़ा सा अपने आप को झकझोर लिया करो कि वापस से मेरा फोकस है कि नहीं पेपर पे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है हुमायूं नामा, ठीक है।
was written by Mughal empress daughter Gulbadan Begum, who was the emperor. अब अगर हम बस ऊपर ऊपर देखें ना क्वेश्चन को, तो हम पढ़ेंगे हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम फॉर हुमायूं करके चले आएंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा है, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय एम्परस डॉटर, और वो एम्परर कौन था जिसकी डॉटर ने लिखा था, वो एम्परर कौन था, बाबर। बाबर की बेटी थी ना गुलबदन बेगम, और हुमायूं की बहन, उसी ने लिखा था अपने भाई के लिए। अकबर के लिए किसने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूँ, तजुक वाली जो है ना, तजुक जैसे तजुके बाबरी हो गई, या फिर तजुके कोई भी आएगी ना, तो वो सेल्फ बायोग्राफी होती है। तजुक जहां पढ़ो ना उसी का रहना। जैसे तजुके बाबरी किसने लिखा, तो बाबर ने लिखा, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गुप्ता रूलर्स, अगेन गुप्ता पे क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन इसी पेपर में है। तो सबसे पहले तो श्री गुप्ता होंगे, जिन्होंने गुप्ता वंश को एस्टेब्लिश किया। बट इन चारों में से अगर हम देखें तो सबसे पहला हम देंगे समुद्रगुप्त, सेकंड वुड बी चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड इज सम कुमारगुप्त, एंड फोर्थ इज स्कंदगुप्त। सो 2 4 2 4 1 and 3, आंसर शुड बी बी, ठीक है। स्कंदगुप्त से हम हून इन्वेजन याद करेंगे, हुना से किसने लड़ाई की थी, स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त वन से हम नालंदा याद करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी याद करेंगे। नालंदा से हम बख्तियार खिलजी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, इन whose term tenure did the मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर स्टार्टेड। मथुरा स्कूल किसके टाइम में स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था कुशाना के टाइम पे। हुना इन्वेजन हमने देख लिया किसके टाइम पे हुआ था। इन 1880 लॉर्ड लिटन, हाँ इन 1880 लिटन कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टार्ची कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्टार्ची। इट वाज रेफर्ड टू, डीएसओ में दो कमीशन पे पढ़ने को कहा था, एक थी फेमाइन कमीशंस एंड एक थी एजुकेशन कमीशंस, ठीक है। ये दोनों भी उस पन्ने में लिख लो कि ये दोनों कमीशन पढ़ के जाने, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे, या तो फेमाइन कमीशन पूछेगा, या तो पूछेगा आपसे फेमाइन कमीशन पूछेगा, या फिर पूछेगा आपसे क्या कहते एजुकेशन कमीशन पे। तो स्टाची कमीशन किस पे है, फेमाइन पे है, ठीक है, याद रखना इसको। ड्यूरिंग बलबन, ये तो बच्चा है बीपीएससी का बलबन, बलबन के रूल में द रिवोल्ट ऑफ तुर्गिल खान, बीपीएससी का पीवाईक्यू है ना कि किसने रिवोल्ट किया था, तो उसका आंसर था तुर्गिल खान। तो ये पूछ रहा है कहां पर रिवोल्ट किया था तुर्गिल खान ने, तो ये किया था बंगाल रीजन में, ठीक है। इसका आंसर हो गया बंगाल। बलबन से और क्या याद आ रहा है, सजदा, पाइबॉस, ये सब याद आ रहा है ना बलबन से। आयरन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो डीएसओ में भी क्वेश्चन था ना, यही था कि ब्लड एंड कौन सा जो एसोसिएटेड है बलबन से एसोसिएटेड नहीं है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था ऑप्शन में, सजदा पाइबोस था ऑप्शन में, और भी कुछ कुछ थे। तो बलबन कितना इंपॉर्टेंट है, और बलबन से कितने ही फैक्ट होंगे, मुश्किल से 6 फैक्ट होंगे बलबन से, याद कर लो, एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया अपना बलबन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून पे क्वेश्चन है, ठीक है। जियोग्राफी आ गए, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ लेंगे हम एग्जाम से पहले जितनी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंजेस नियर द इक्वेटर, नो। हाइट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, नो। स्टेबिलिटी, आंसर होगा इसका हिमालयन माउंटेन रेंज। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडियन मानसून में प्ले करता है इन चार ऑप्शंस में से, तो वो होगा हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अगर हिमालयन माउंटेन रेंजेस नहीं होंगे ना, तो इधर से जो साइबेरियन विंड्स आएंगी ना, तो इंडिया को जो मानसून विंड्स है वो आती क्यों है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे, अच्छे से समझा देता हूँ जो इसको मैं, देखो होता क्या है ना, ये है इंडिया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेटर, इसको मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर, 0 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है। जब जून आता है ना, तो
जो ITCZ है वो शिफ्ट करता है, वो इमेजिनरी लाइन है वो शिफ्ट करती है। अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है ना थोड़ा सा टिल्ट में, तो उस टिल्ट के कारण ना जो सनरेज है वो डायरेक्टली हिट करती है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया पे। तो अगर डायरेक्टली यहाँ हिट कर रही है सनरेज, तो ये जो एरिया होगा, ये लैंड एरिया होगा, इस लाइन पे जितने भी लैंड एरिया होंगे वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएंगे। और जैसे ही वो हीटअप होता है ना, जहां भी चीजें गर्म होती हैं, तो आपने देखा होगा पानी जब उबलता है तो जो भाप है वो किधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, ठीक है। जो भी हवाएं हैं यहाँ पे वो गर्म होके कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो जो नीचे जो एरिया है वो तो वैकेंट हो गया, ठीक है। तो वैकेंट जहां पे भी है वहां लोग दौड़ के आते हैं उस जगह को भरने। तो यहाँ जो मेडागास्कर का इलाका है, मैस्करेनी हाई का इलाका है ना, ये जो थोड़ा ठंडा है, इक्वेटर का जो एरिया है वो तो थोड़ा ठंडा हो गया ना, क्योंकि डायरेक्ट अब सनराइज यहाँ पर है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ठंडा है यहाँ पे माहौल। तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं है ना, ये फुल फोर्स में यहाँ से जाती हैं। जो यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है ना, वैकेंसी है, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं जाती है। और जाते जाते ये अरेबियन सी से मॉइस्चर भी उठाती हैं, इधर से भी मॉइस्चर उठाएंगी है, ठीक है। और जाएंगी मॉइस्चर उठा के, और यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी, काफी बारिश होगी। तो अब अगर ये सोचो कि यहाँ पे हिमालयाज नहीं होते और यहाँ से साइबेरियन विंड्स आ जाती, तो यहाँ लो प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पाता। और जब लो प्रेशर ही नहीं डेवलप होता तो इतनी जो कहानी है इसमें तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसी के लिए हिमालयंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मानसून, ठीक है। आंसर हो गया हिमालयन माउंटेन रेंज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। इसके दो आंसर्स हैं, एक है मोरे, एक है तुरियल। ये दोनों जो है अरुणाचल एंड म्यांमार का बॉर्डर बनाते हैं, बट मोरे एंड तुरियल दोनों नहीं बनाता, ठीक है। ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ठीक है। तो इसका आंसर सी एंड डी दोनों होगा। देखते हैं आयोग क्या मानता है। कॉफी शावर्स आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन विच इंडियन स्टेट। कॉफी शावर शावर की बात की जा रही है, किस स्टेट में होता है, ये होता है कर्नाटका में। एंड हाईएस्ट कॉफी प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये भी है कर्नाटका में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग यूटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो। सेंसस से भी एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, क्योंकि सेंसस वापस हो रहा है, तो वापस से सेंसस जिंदा हो चुका है। तो इस पे एक क्वेश्चन बन रहा है, सभी एग्जाम से बन रहे हैं, आरओ में तो 3-4 बन गए थे। देखते हैं सेक्स रेशियो किस यूटी की सबसे ज्यादा से कम करना अपने को, ठीक है। सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद अंडमान है, लास्ट है चंडीगढ़। क्या बन रहा है, 3214 आंसर सी होगा, ठीक है। याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पुडुचेरी, एंड सबसे कम चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन है, नेशनल हाईवे कौन है, NH44। एंड लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन है, NW1, नेशनल वाटरवे 1, जो है कहाँ पे, हल्दिया टू इलाहाबाद। एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नेशनल वाटरवे दे देंगे वो, एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, ये हल्दिया इलाहाबाद, सादिया दुबरी, ये दे देंगे, ठीक है। इन चारों को कम से कम तो ये चार आप याद रखना, NW1 से NW4 तक, और कौन कहां से कहां तक को कनेक्ट करता है ये भी याद रखना। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फूड ग्रेन्स की रेवोल्यूशन थी, पता ही है आपको। तो ये तो आसान सी है, टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इन इंडिया। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। सॉरी। इसका बन गया 66 का अपना। 67 में आते हैं, पंचपतमाली माइन। पंचपतमाली माइन पहले है कहाँ पे, तो ये है ओडिशा में, ओडिशा में है ना। और ये फेमस किसके लिए है, तो ये फेमस है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के पहाड़ है वहां पे। इसके बाद अगर हम माइका देखें, तो माइका के लिए कौन फेमस है, अपना कोडरमा फेमस है। कोडरमा है कहाँ, झारखंड में है, ठीक है। और कुछ देखिए अगर माइका से, बिहार में भी एक जगह है जहाँ पे माइका मिलता है, बिहार में है वो गया।
गया इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गया पे PYQ आ चुका है कि बिहार में कहाँ माइका मिलता है, तो आपको गया मारना है। बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज MP में, कॉपर खेतरी माइंस कॉपर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया? इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं। अगर वो ओवरऑल वाटर रिसोर्स की बात कर रहा है एज इन पानी, तो आंसर होगा ग्लेशियर एंड स्नो। बट यूजफुल वाटर रिसोर्स जो हम यूज करते हैं, कंज्यूमेबल वाटर रिसोर्स, उसकी बात कर रहा है तो वो होगा ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसके भी दो आंसर्स होंगे। किस सेंस में बात कर रहा है वो उस पर देखेंगे अब। 69. Which of the following soil is rich in iron and aluminum and is typically found in high rainfall areas? High rainfall area से पता है ना, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पे लीचिंग ज्यादा होती है। लीचिंग लीचिंग का मतलब जो मिनरल्स होते हैं ना वो वॉश डाउन हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेटराइट सॉइल। ये कैसा होता है? लेटराइट सॉइल होता है। सेम टाइप का कुछ था ना लीचिंग वाला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन वाले में, सेम टाइप का ही कुछ था। अब ये देखो, DSO में क्वेश्चन था, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? हमने वहां आंसर किया था 4 और कहा था कमेंट डाउन करने की कौन कौन से हैं। वहां अगर 4 करके वह पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन आज हार्ड था क्या? नहीं था। तो इसका है हिमालयाज है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, डोबरमा, सुंदरबंस नहीं है, सुंदरबंस नहीं है। आंसर हो गया सी, हिमालयाज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, इंडो बर्मा है एंड सुंदालैंड है, चारों हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं? वो अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है? फैट सिंथेसिस होता है या फिर लिपिड सिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर हो गया 71 का बी। 72 में आते हैं हम। देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैनॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। ऐसा प्लास्टिक कौन सा होता है? ऐसा प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स इंपॉर्टेंट है, 5-6 टाइप के हैं, इसको पढ़ लेना, एक क्वेश्चन से पक्का आता है साइंस में। ठीक है, व्हाट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूग मेथड इन पॉलीमर केमिस्ट्री? अब ये जो है ना, ये पेपर है साइंस वालों के लिए, इसलिए साइंस थोड़ा हार्ड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे काम के नहीं है, तो उनको देख के घबराना नहीं आपको कि ये क्वेश्चंस इतने हार्ड आ रहे हैं, इसके बारे में सुना नहीं। इसके बारे में किसी ने नहीं सुना है, ठीक है, और ये BPSC इसको पूछेगा भी नहीं आपसे। जिससे पूछना था बस उसी से पूछ रहा है वो, क्योंकि ये साइंस का पेपर तो हार्ड है भी थोड़ा सा। बट हार्ड में आप देख रहे हो, दो क्वेश्चन तो आसानी है। RER अगर वो पूछ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, कोई हार्ड नहीं पूछ रहा आपसे। प्लास्टिक से पूछ रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, PVC पूछ रहा है, हर बार पूछता है, तो ये भी आसानी है। एक क्वेश्चन है जो हार्ड है, ठीक है, तो ये अपने को करना नहीं है, ऐसे इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ PYQ है कि नहीं है ना PYQ? तो ये क्या है? पास्कल लॉ पे काम करता है। जो फ्लोटिंग होती है वो किस पे होती है? आर्किमिडीज पे होती है। ठीक है, 74 का आंसर हो गया ए। 4 में से 3 क्वेश्चन आसान है। जो जो साइंस हार्ड होना चाहिए उसमें भी 4 में से 3 आसान है। ठीक है, डरना नहीं है अपने को। आइंस्टीन, सारे करामात की जड़ आइंस्टीन, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था? तो ये याद रखना है, ये मिला था उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। समथिंग 1920s में मिला था, 21 में आई थिंक, 21 या 29 में कुछ मिला था उसको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये भी आसान क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव सेम रीडिंग? किस टेम्परेचर पे सेम रीडिंग्स आती है? वो है -40 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड पीस इफ ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर। एक जो सॉलिड पीस ऑफ आयरन होता है ना, वो पानी में डूब जाता है, बट फ्लोट्स इन मरकरी बिकॉज, बट मरकरी में वो फ्लोट करता है। मरकरी ऊपर रख दोगे तो ऊपर तैरेगा उसको, या ऊपर टिक जाएगा उसके। क्यों होता है ऐसा? द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर एज वेल एज मरकरी। कुछ बन नहीं रहा है जब दोनों सिमिलर सीन पे बात कर रहा है, तो एक में अलग कुछ दिखा रहा है, एक में अलग कुछ दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
सूट नहीं किया मेरे को। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर बट लेस देन मर्करी। ये दो सिनेरियोज पे दो अलग अलग मेरे को रीजंस दे रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसके साथ हम जाएंगे और ये सही ऑप्शन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको साइंस में मतलब बिल्कुल न्यू भी हो, बिल्कुल भी मतलब साइंस से थोड़ा डर लगता है, ठीक है, तो डीएसओ एमबीआई सबके साइंस जो है ना अलग से बना के रखे हुए हैं, फुल एक्सप्लेन्ड, ठीक है। आप उसको एक बार रेफर कर लेना, आपको हो सकता है थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। या वन शॉट्स हैं उसको भी आप देख सकते हो, बट इसके तो देख ही जाना अगर आपको बिल्कुल भी साइंस से डर लगता है तो। द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने कौन सा हार्मोन का नाम सुना है या फिर मतलब यूज होता है कॉमनली, आपको पता है? इंसुलिन। तो जिसका नाम सुना है उसके साथ चले जाते हैं, आंसर बन जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन। लेजर इज यूज टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज मून। पहला ऑप्शन देखते हैं। दे आर हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज होता है, यहाँ पे एक बिकॉज लगाना और फिर पढ़ना। लेजर इज यूज टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज मून बिकॉज दे आर हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कंटिन्यूटी बन रही है ना, इस पे हम लोग जाएंगे। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये सही है। क्योंकि द मोहो डिसकंटिन्यूटी, साइंस के बीच में ज्योग्राफी कहां से आ गया, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की गई है कि वो कौन से दो लेयर्स है अर्थ के जिनको वो जिनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसका एक कोड है, याद कर लो आप। CMRGL। चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के लग गए, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, बन तो नहीं पाएंगे वो पता नहीं, बट उनके लग गए, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो। सी से क्या होगा, कॉनार्ड। एम से मोहो। आर से रेप्ती। गुटेनबर्ग। एल से लेमन, ठीक है। किसके किसके बीच होता है अब याद रखना है अपने को। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में क्या आएगा, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर ओशनिक क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में कौन सा आएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में कौन सा आएगा, रेप्ती। लोअर मेंटल एंड अपर क्रस्ट के बीच में कौन आएगा, गुटेनबर्ग। एंड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कौन आएगा, लेमन, ठीक है। ये देख लो, कॉन्टिनेंट एंड ओशन क्रस्ट के बीच में याद कर दिया, फिर अपर लोअर अपर लोअर अपर लोअर लोअर अपर, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। CMRGL से याद कर लो या फिर चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी लग गए से याद कर लो। तो हमने बात की थी मोहो की, और मोहो किसी किसके बीच में था, मोहो था आउट मेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल था यार, ये कहाँ है, हाँ ए पे ही तो है। क्रस्ट एंड अपर मेंटल में क्या होता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड भी पूछा नहीं जाएगा, बट ये आसान है इसलिए आप याद कर लो। पाई बॉन्ड इज पीपी ऑर्बिटल, पाई पीपी, ऐसे करके याद कर लो। एक्वारिजिया डीएसओ में सवाल था सेम। एक्वारिजिया वहां पे रॉयल वाटर करके बताया गया था, ठीक है। सेम ऑप्शन था, सेम गलती थी, सब कुछ सेम था। वहां भी दिया हुआ था HNO3 एंड HCl का जो मोलर मास है वो 3:1 है, बट ये गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। 3:1 मतलब 3 होता है HCl एंड 1 है HNO3, ठीक है। ये उल्टा दिया हुआ है, HCl से याद रखना, 3 इंडिपेंडेंट HCl है ना, तो ये होगा 3 एंड HNO3 1 पार्ट में होता है HNO3। नेक्स्ट, पहला जब गलत हो गया अपना, पहला गलत हो गया, आंसर तो निकल गया यहीं पर। आंसर इज 2 एंड 3, ठीक है। बट 2 एंड 3 को ही पढ़ लेना। एंड पीएच जो है वो एसिडिक होगा ना, तभी तो वो मेटल्स को साफ करता है, उसकी इंप्योरिटीज को निकालता है। वो जोहरी के पास जाते हो ना आप, तभी तो होता है एसिडिक होता है वो। फोर्थ भी गलत ही है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्लस्टर ये भी नहीं पूछेगा आपसे, आंसर इसका FeCO12, बट ये भी आपसे नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट आते हैं, ये पूछ सकता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन वो एक दो देता है। द ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आई मीन समथिंग लाइक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स जो लोग
मतलब एंजाइटी या फिर डिप्रेशन फील करते हैं, मतलब फील क्या है, वो है असल में एक इशू है, तो उनको ये पता होगा। नेक्स्ट, द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएरीज कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाई, किससे होता है, ईएसआर, इलेक्ट्रॉन होता है ना, यस, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है, ठीक है, इसको आप बस याद रख लो। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है क्या, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। When a egg is boiled and changes into solid content, there is, एक अंडा है, ठीक है, दो अंडे हैं, ये अभी बॉईल नहीं हुआ है, तो इसको आप हल्का शेक करो, क्या लगता है ना अंदर कुछ हलचल है, बट उसके बाद अंडा बॉईल हो जाता है, उसको शेक करो, उसमें कुछ हलचल होती है क्या, नहीं होती है। इसका क्या मतलब, जो डिसऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, सिंपल, इसी से याद रखो, बाकी कुछ मत समझो, इसी से याद रखो। हिल रहा है तो डिसऑर्डर है, हिलना बंद हो गया डिसऑर्डर बंद हो गया, तो मतलब बॉईल करेंगे तो डिसऑर्डर बंद हो जाएगा उसमें हिलना। नेक्स्ट में आते हैं एरेनियस कॉन्सेप्ट। एरेनियस कॉन्सेप्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसको भी मार्क कर लो, नहीं पूछेगा वो, ठीक है, बट याद रखने के लिए, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी दोनों से इंडिपेंडेंट रहता है ये। अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, याद कर लो इसको, इसको ना समझने की जरूरत है ना कुछ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं, बन गए अगर, तो अगर अचानक से सरप्राइज होता तो आप कहते कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बट अगर रिपीट कर दिया तो आप कहोगे अच्छा वही आ गया, कि मेरे को रटा हुआ था और मैं इसको टिक मार के आ गया, या आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन शायद करवाया हुआ है सर ने, आप उसको देख लेना एक बार। एंड यहाँ पे आंसर क्या है अपना, आंसर है साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पे। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो यहाँ पे दिया है थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, एंड आंसर इज एवरीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, लेयर्स एग्स है, पता नहीं, हो सकता है, भी नहीं सकता है, ऑयल सीड फैट्स है, ठीक है होता है, बट और थोड़ा देखते हैं, एपीकल्चर फिश है, एपीकल्चर तो नहीं होता, फिश फिश तो अरे हनी बीस, हनी बीस को जो हम पालते हैं ना, जो लोग पालते हैं हनी बीस को, उसके क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसको शहद बोलते हैं, शहद के लिए, तो उसी को कहते हैं हम हनी बी कीपिंग बोलते हैं, बी कीपिंग, एपीकल्चर को बी कीपिंग के लिए होता है वो। एंड व्हाइट रिवोल्यूशन तो सबको पता है, वर्गीज कुरियन। मिल्क से याद है, मिल्क के लिए कोऑपरेटिव्स, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मना रहे हैं हम 2025 को, वो आप याद रख सकते हो, मिल्क से याद रख सकते हो, एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन रही है, एंड आई थिंक बन रही है गुजरात में, और उसका नाम जो है ना, जो अमूल के फाउंडर है उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ, इवोल्यूशनरी टर्म्स में हम किसके साथ कॉमन थे, जब इवोल्यूशन चल रहा था, तो ये चाइनीज स्कूल बॉय था क्या, नहीं था, कंफ्यूज बस यही कर सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल हिसाब भाई नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है चाइनीज स्कूल बॉय या चिंपैंजी। जब इवोल्यूशन चल रहा था तो ये स्कूल जा रहा था क्या, नहीं जा रहा था, तो आंसर होगा चिंपैंजी, ठीक है, तो प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो ये बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ कैटल, ये कौन है, ये एंथ्रेक्स, सेम क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी पीवाईक्यू में। डॉक्टर एम स्वामीनाथम जी इज रिलेटेड टू, एम स्वामीनाथम किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है, तो रेवोल्यूशंस भी सारे पढ़ लेना, अब रेवोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन दिख गया तो पढ़ लेंगे अपन। बायो फर्टिलाइजर्स, आर ओ में पूछा है क्या ये, या डीएसओ में पूछा था, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक करके था कुछ, बायो फर्टिलाइजर्स आर क्वेश्चन था, एंड नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, कौन सा सुटेबल था, आर ओ में था आई थिंक, तो वो यहाँ भी बायो फर्टिलाइजर पे बात की गई है। बायो फर्टिलाइजर्स यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन,
बैक्टीरिया ऑर्गेनिक है, काइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, all of the above should be the answer. Lichens are good bioindicators for which component of air pollution? अरे यार, लाइकेंस जो होते हैं ना, पहले तो ये बताओ इन दोनों में क्या होगा, इसका बता दो। एंड किस कंपोनेंट को, एयर पॉल्यूशन किस कंपोनेंट को ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ये करते हैं SO2 को। जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा ना, SO2 मात्रा ज्यादा होगी, वहां ये खत्म होने लग जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे SO2 की मात्रा ज्यादा है। एंथर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कंटेन, एंथर में क्या रहता है, ये प्लांट्स में पढ़ोगे ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो उसमें है एंथर्स कंटेन पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक की बात करी जा रही है और बायो की बात करी है, तो बायो तो ठीक है, लाइफ की बात करी जा रही है, बायो का मतलब लाइफ। केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो लाइफ टेकिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये गलत हो जाएगा, यहाँ ही बायो की बात की जा रही है। यहाँ भी क्रॉप रोटेशन, ये तो नेचुरल प्रैक्टिस है ना, स्मार्ट प्रैक्टिस है ये तो, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक कैसे हुआ, ये तो इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब वीडियो 1 घंटे की हो गई है, इसलिए अपन नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट अपना MBI बाकी है, और वी शुड कंटिन्यू, आई थिंक 50 क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं यार। MBI पे चलते हैं, MBI के भी 50 क्वेश्चन मार देते हैं यार कम से कम, टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, इसको थोड़ा पेस में करेंगे। इन द करेंट ईयर द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट एस्टैब्लिश्ड मोदी मोमेंटो म्यूजियम शोकेसिंग 56 ऑक्शन्ड सोवेनियर्स, ठीक है। कौन से स्टेट के वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने मोदी मोमेंटो म्यूजियम शोकेस किया है, बनाया है, और उसमें 56 सोवेनियर्स है, ठीक है। ये है अपना बिहार, क्योंकि BPSC एग्जाम है तो नहीं पता है तो बिहार सज जाएंगे। इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025 की कहाँ हो रही है, तो कहाँ हो रही है, इसका जवाब भी होगा बिहार में हो रही है। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड PM-FME स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, किसने टॉप किया, ये किया टॉप अपने बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर में पूछ सकता है। मिस्टर सचिन चतुर्वेदी, द न्यू वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इज एक्सपर्ट इन विच फील्ड, तो ये है इकोनॉमिस्ट है ये पूछेगा आपसे कि कौन है नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर, तो इसका आंसर होगा सचिन चतुर्वेदी जी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव, सनस्ट्रोक एंड सनबर्न एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स, किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ये किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। क्यों किया है, क्योंकि जो कवरेज है ना वो ज्यादा हो सके, क्योंकि हीट स्ट्रोक से अगर किसी को मतलब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसको DMA के अंदर में कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता ना, तो इसीलिए इन सबको इंक्लूड कर दिया गया कि अब कुछ हो तो 4 लाख का कॉम्पनसेशन का प्रोविजन रहता है ना उसमें, वो चीज इनको मिल सके अगर कुछ होता है तो। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमेमोरेटेड इट्स 19th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन 2025, किसका 90वां साल हुआ है, तो 90वां साल हुआ है RBI का। RBI बना कब था, 1935 में, बाई RBI एक्ट 1934। एक और है इससे रिलेटेड, हिल्टन यंग कमीशन, ये भी काफी पूछता है एग्जाम्स में, हिल्टन यंग कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू म्यांमार, म्यांमार जो अर्थक्वेक्स है ना, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया वहां पे, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। एक काम करना, राज या कोई भी कर देना ये, जो भी रिसेंट ऑपरेशंस हुए हैं ना उसकी एक लिस्ट बना के डाल देना कमेंट में, ताकि जो लोग पढ़े वो याद रखें। राज कोई मेरी टीम का बंदा नहीं है, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं उनमें से अगर कोई राज है तो, ठीक है। आई थिंक एक है, मैं रेगुलरली मैं ही रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स के, तो मैं देखता रहता हूँ लोगों को कौन एक्टिव है। तो सारे ऑपरेशन कर देना, एंड ऑपरेशन महादेव जो है ना इसको तो एकदम स्पेशली मेंशन करना, ठीक है। 18, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन, किसने किया है, अगर इंडिया न करे तो क्वेश्चन पूछे क्यों यार। श्री ज्योतिराज सिंधिया
इस क्वेश्चन में बस एक फर्क है जो आंसर बदल रहा है। श्री ज्योतिराज सिंधिया रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता ना ज्योतिराज सिंधिया ने मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया को वेलकम किया, मतलब कंट्रीज को वेलकम किया, तब तो इंडिया होता। बट ये रिप्रेजेंट कहीं कर रहे हो ना, तो आप कहीं जाके रिप्रेजेंट करते हो ना खुद को। स्कूल्स में जब फंक्शंस होते थे इंटर स्कूल, तो आप जाके करते थे ना दूसरे स्कूल्स में या फिर किसी किसी जगह पे। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कहीं जाके प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, इसका आंसर होगा स्पेन बार्सिलोना में हुआ ये, बार्सिलोना में हुआ ये याद रखना, स्पेन बार्सिलोना में वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्थ मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये पूछ सकता है जेडब्ल्यू जी की जो फोर्थ मीटिंग है किसी किसके बीच में हुई है इतने तारीख को, तो ये भी याद रखना है इंडिया जापान के बीच में हुई है। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। नवाकर महामंत्रा दिवस, नवाकर महामंत्रा दिवस हम मनाते कब है? लॉर्ड महावीर के बर्थ बर्थ को ऑनर करने के लिए मनाते हैं। उसको इनॉग्रेट किसने किया? इनॉग्रेट किया उसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। इनको एक इनको एक टाइटल भी देके कॉमरेड किया गया है। वो टाइटल क्या है आप मेरे को बताना। Which Bollywood actor was recently honored with Fit India Icon by यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया? ये किसको किया गया है? आयुष्मान खुराना को किया गया है, याद रखना। Who was crowned, यहाँ से एक चीज देखो ना, अभी जो नेशनल अवार्ड्स आए ना उसमें शाहरुख खान को भी अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड्स में। Who was crowned Miss World 2025 at 72nd edition of pageant held this year in हैदराबाद? हैदराबाद में इस बार हुआ है, इसलिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा आपको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि मैंने फोटो लगा के पढ़ाया इसको। ठीक है, ओपल सुजाता चुंगसारी का मैंने फोटो लगाया था, और ये है कहाँ से? थाईलैंड से है। ठीक है, याद रखना इसको। हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार विन एट 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 1000 गेम्स हो रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से मतलब इसीलिए बॉस क्योंकि ये हुआ है बिहार में। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया था वर्चुअली। ये भी याद रखना, अगर पूछेगा किसने इनॉग्रेट किया तो पीएम ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया। मेडल्स कितने जीते बिहार ने? 36 मेडल जीते। 15वां रैंक इसका मेरे को बताना, इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट क्या है इसका? ठीक है, अगर किसी को मन हो तो बिहार में जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं ना उसको एक जगह पे आप लिस्ट डाउन कर देना, जैसे कि अभी हॉकी होने वाला है बिहार में। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज launched AI career for women in collaboration with whom? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्लस मतलब किसने मिलकर एक एआई करियर फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन, एआई करियर ऑफ वुमेन किसने लॉन्च किया है? ये प्रोग्राम लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकसित भारत 2047? इस क्वेश्चन को तो मतलब क्वेश्चन रहना भी नहीं चाहिए था, बट विकसित भारत का मतलब सबको पता है डेवलप्ड इंडिया होता है। फिर भी किसी को अगर डाउट है तो इसको हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी पे दिया हुआ है विकसित भारत, हिंदी में विकसित भारत ही लिखा हुआ है, सिंपल सा। अगर किसी क्वेश्चन में फंसो ना एक बार तो उसका हिंदी जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, कई बार हिंदी में ना सिंपल भाषा में लिखा रहता है तो आप पकड़ लोगे उन चीजों को। ये क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही बात है। 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6000 per annum 3 equal installments will be provided to all land holding farmers families। ठीक है, ये जो लाइंस है ना ये बिल्कुल वही लाइंस हैं जो कि दी हुई हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल गजेट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, बट इसमें दिक्कत है कि इसमें बस एक लाइन मिसिंग है। वो एक लाइन होती तो ये आंसर सही हो जाता, ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उसमें एक लाइन नहीं है, एक स्टिपुलेशन है उसमें, तो उसके लिए ऑल वाला जो है ना ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट। गवर्नमेंट स्कीम्स है एंड लॉन्च डेट्स है, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो और इसको याद कर लेना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 28/8/2014 को। स्टैंड अप इंडिया कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 5/4/2016 को।
सुकन्या समृद्धि 2015 को हुआ था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 को ही हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 से सीधा ही बन गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज हो रहा है, द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन नेशनल इनकम इंक्रीज ही होगा ना भाई, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। इकोनॉमी अगर बूस्ट कर रही है तो सारे सेक्टर्स मिलकर बूस्ट कर रही होगी ना। Which of the following is not compose the current account of balance of BOP का करंट अकाउंट में कौन सा नहीं आता है? ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, रेकरिंग है, ठीक है, आएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स रेकरिंग है, ये भी आएगा। एफडीआई जो है वो कैपिटल साइड में आता है, क्योंकि ये जो बड़े फंड्स होते हैं ना, एफडीआई जो बड़े फंड्स होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल में आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not an institutional source of rural credit? रूरल क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन नहीं है? तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होते हैं, जो कि प्रॉपरली बैक्ड हो, ठीक है, कोई मैकेनिज्म हो, वो होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या हो, कि जिसका मतलब कोई आगे पीछे ना हो, जो अपनी मर्जी से रेगुलेट हो, ठीक है, कोई रेगुलेटर ना हो जिसका, ठीक है, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक से इनके रेगुलेटर्स होते हैं, आरबीआई है जैसे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनके रेगुलेटर्स होंगे, आरआरबी के रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना। बट जो डोमेस्टिक बैंकर्स होते हैं ना, जिनको हम सेठ साहूकार कहते हैं, 1980s में जो विलन हुआ करते थे, हीरोइन का बाप, वो है ना, वही होते हैं डोमेस्टिक बैंकर, और उनको नहीं माना जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। 99 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बात की गई है, इसमें क्या थी, जो सबसे सेंसिबल बनेगा वही आंसर बनेगा अपना। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज बीन abolished इन ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई स्ट्रीम बात नहीं की गई, स्ट्रीम कहते कहते ये मुड़ गया, ठीक है, बोला कि लेकिन कुछ है, कुछ रखा भी गया है शॉर्ट लिस्ट करके, तो ये आंसर सबसे सेंसिबल लग रहा है। बाकी ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फालतू ऑप्शन है बाकी। ठीक है, 1991 से देख लेते हैं किस 5 ईयर प्लान में आया था। 8th 5 ईयर प्लान चल रहा था उस समय। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया डिक्रीज द एवरेज टैरिफ रेट ऑन ड्यूटेबल आइटम्स बिटवीन 2000 से 2024, कितना डिक्रीज किया है? 48.9% टू 17.3%। इसको रट लेना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो खुश हो जाना है कि हमने रट के रखा है। जिनने नहीं रट रहा है, जिनने नहीं देखा है क्वेश्चन, वो रोते रहेंगे अपना। व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 4th। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड जापान, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ इंडिया। अराउंड $700 बिलियन पे भी हम हैं। एक बार देख लेना, एग्जाम का डेट आएगा ना, उससे पहले देखना कि लेटेस्ट कौन सा रिलीज किया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सीमेंट प्रोडक्शन? पीएससी में पूछा था ना मोबाइल फोन प्रोडक्शन में कितना है, इस बार पूछा है सीमेंट में। सीमेंट में हम सेकंड है। जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, एडुटेरिया अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 5-6 कुछ दिए हुए रैंकिंग्स, वो याद कर जाना सारे। आर ओ यारो में बनाना में पूछा था कि कौन सा फ्रूट्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन है इंडिया में, तो बनाना था उसका आंसर, वो भी वहां पे दिया हुआ है, तो उसके बाद देख जाना। ये सीमेंट भी वहां पे दिया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा, ये हमारे प्रेसिडेंट थे, इनका टर्म क्या था? 1992 टू 1997। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 के बारे में पूछा है। 368 में क्या है? अमेंडमेंट से बात करी गई है, तो अमेंडमेंट के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है ना, बिल तो दोनों। अमेंडमेंट में क्या है ना कि इक्वल पावर्स दी गई हैं दोनों हाउसेस को, ठीक है, जो आर्बिट्रेरीनेस को कम किया जाए, तो किसी भी हाउस में ये प्रेजेंट हो सकता है बिल। द बिल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट ऑन वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये होता है, ये कौन सी मेजोरिटी की बात कर रही है? ये स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट शुड बी 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। आप ऐसा नहीं कर सकते ना 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग में 50 बंदे बिठा के काम बना लिया अपना, ऐसा नहीं होगा। 2/3 होना चाहिए, बट एक सेकंड स्टिपुलेशन भी है, वो जो भी नंबर हो 50% से अप होना चाहिए टोटल मेंबरशिप के। ठीक है, तो ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है।
थर्ड है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज ज्वाइंट सिटिंग में बी कॉल्ड। अब पहली बात ही मैंने कही ना, इक्वल पावर्स दिए गए हैं, बट अगर ज्वाइंट सिटिंग हो जाता है तो दोनों में नंबर्स जो है ना वो डिफरेंट है। लोकसभा हाईली पैक्ड है, राज्यसभा ऑलमोस्ट हाफ इन नंबर्स है, तो वहां पे राज्यसभा की पावर्स कम हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया इसमें से कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है तो उसको सेपरेटली पास किया जाएगा ईच हाउस में, ठीक है। आंसर अपना निकल गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट में आते हैं 38 में। मैंने कहा था ना आर्टिकल्स कुछ कुछ याद रखना। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल, अगर आपको थोड़ा भी आप इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ लेते हैं ना तो 324 ध्यान में रहता आपके, आप मार देते इसको। सर्विसेज अंडर सेंट्रल एंड स्टेट, चलो ये नहीं पता होता। पंचायत पीआरआई पढ़ लेते हैं ना 243, जो 243 वो याद रहता है। एंड जुडिशरी ये तो पढ़ने बोला ही, 124 सही हो गया अपना, मिला लेना आप खुद ही। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले जो एमडीओ का शायद क्वेश्चन था उसमें हमने सेम क्वेश्चन देखा था क्या, सेम टाइप का 10th शेड्यूल पे ही 3 पेपर किए ना, तीनों में 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन बना अपना। ये है एंटी डिफेक्शन। अमेंडमेंट कौन सा है इस पे, आप मेरे को बताओगे कौन सा अमेंडमेंट है। Which of the following appointments by the President of India are made under the warrant along his seal and signature? बात कर रहा है कि कौन कौन सी वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट के ठप्पे से बन रही है। प्रेसिडेंट के ठप्पे से सारी अपॉइंटमेंट्स बन रही है, ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्टैट्यूटरी कमीशन कौन बॉडीज कौन कौन सी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कौन कौन सी बॉडीज बनी है, ठीक है। पहली देखेंगे एनसीएसटी, एनसीएसटी में आर्टिकल है 338A है आर्टिकल एनसीएसटी की, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, स्टैट्यूटरी नहीं है। एनएचआरसी ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ये भी है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट ये है आर्टिकल 338 और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या बनेगा, 2 और 3, आंसर होगा डी। फिर से एफआर अगर याद रहता आर्टिकल्स तो ये भी बन जाता, नहीं भी याद है चलो। राइट टू एजुकेशन तो आर्टिकल 21 है ना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इतना तो पता है। तो डी का अगर 2 हम बना ले ना दोस्त, तो ये 3 गलत हो गए, डी का 2 से पूरा का पूरा आंसर निकल गया। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते तो बन जाता, बाकी मिला लेना खुद से आप थोड़ा, क्योंकि रश करना है, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है वरना। हु विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पूछा है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का सीट वैकेंट रहे किसी भी रीजन से तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है। तो ऐसे में जो लेवल ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट की रेस में आते हैं वो है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा एक बार हो भी चुका है, ठीक है। और जो जिनके बारे में हुआ था उनका नाम है जस्टिस, अरे यार मत करना मेरे को परेशान, जस्टिस मोहम्मद हिदायत उल्ला, ठीक है। अगर पूछे कौन सी सीजीआई हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, तो हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगर पूछे कि कौन से वो वाइस प्रेसिडेंट है जो कि अनअपोज्ड सेलेक्ट हुए थे, उनका आंसर भी सेम होगा, ठीक है। ये हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका देहांत हुआ अभी 2024 में, तो इन पे क्वेश्चन बना है। ये कहाँ से मेंबर थे, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम, ठीक है, राज्यसभा से मेंबरशिप थी इनकी। Which of the following consequences are not compulsory as an event of proclamation of president rule? प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल क्या है, 356 आर्टिकल है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। और ये पूछ रहा है कि कौन सा मतलब कॉन्सिक्वेंस जो है कंपलसरी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी कौन सा नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो ये दिया ना जजमेंट, उसमें भी कहा गया ये चीज कि डिसोल्यूशन जरूरी नहीं है, सस्पेंशन से भी काम चल सकता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने परमानेंटली लगा दिया। अगर गवर्नमेंट स्ट्राइक डाउन कर, अगर कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है उसको, तो गवर्नमेंट को वापस रीइंस्टेट किया जाएगा एंड प्रेसिडेंट रूल हटा लिया जाएगा। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन जो है वो जरूरी नहीं है।
ठीक है, सस्पेंशन पे भी काम बन सकता है, प्रेसिडेंट रूल आप लगा सकता है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन डिसमिशल या सस्पेंशन जरूरी है, क्योंकि साथ में ही तो अगर गवर्नमेंट भी काम करेगी, गवर्नमेंट भी हेड है स्टेट की अभी, और यूटी में प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है, ऐसे तो भाई नहीं काम बन पाएगा ना, एक ही आदमी काम करेगा ना स्टेट में हेड बन के, तो डिसमिसल होता है उस टाइम पे। एंड थर्ड है डिसोल्यूशन, इसका तो कोई तुक नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर बन गया 1 और 3 अपना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना ये ढंग से, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ने में फंस सकते हो, इसको अच्छा से पढ़ना पहले, उसके बाद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। अगेन कुछ पुराने क्वेश्चन इनके, जो इनको पहले काफी पसंद थे देने, बीच में छूट गया था। तमिलनाडु में कितनी सीट्स हैं? तमिलनाडु में है 18, महाराष्ट्र में है 19, छत्तीसगढ़ 5 और वेस्ट बंगाल 6। आंसर क्या होगा? ए का 4, ए का 4 आंसर हो जाएगा ए। इससे हमें क्या याद रखना है? बिहार, बिहार याद रखना है हमें। बिहार में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो कितनी सीट्स है? 243। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो सीट्स हो जाएंगी 75। ये तो हो गई स्टेट लेजिस्लेचर की बात। अब हम बात करते हैं कि बिहार में सेंट्रल लेजिस्लेचर आई मीन पार्लियामेंट में, राज्यसभा है लोकसभा में, तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 40, लोकसभा में है 16। इसको आप बाई हार्ट याद कर लो। सर पॉलिटी की बिहार स्पेशल क्लास भी रिकॉर्ड कर ही दी उन्होंने, कल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd अमेंडमेंट मतलब पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसमें कौन कौन सा को ऐड किया गया? डिस्ट्रिक्ट पंचायत किया गया, क्षेत्र पंचायत किया गया, विलेज पंचायत। VID लेवल है ना, विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यही है तीनों, ठीक है। नगर पंचायत किसमें किया गया है? ULB में, अर्बन लोकल बॉडीज में। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 1, 2 एंड 3, आंसर इज बी। 48 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कस्टोडियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कस्टोडियन कह लो, गार्जियन कह लो, सारे कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा ना अपना, ये 5-6 पेपर खत्म हो जाएंगे ना, 2 साल के हम यूपीएससी के सवाल भी करेंगे, ठीक है, और उसको पूरे अच्छे से करेंगे रिलेट करके, क्योंकि ये तो प्रीवियसली आपको रिलेट करके पूरा बताया गया है, ठीक है। ये बस रिवीजन है एक तरह से आपके लिए। अगेन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 226 तो सबको पता है, हाई कोर्ट की रिट पावर्स हैं, और इनको भी पता है कि ये बात सबको पता है, तो इन्होंने भी चालाकी कर दी है, 1 का 3 सब में दे दिया है इन्होंने। 226 हो गया। 215 जो है ना, हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। 226 हो गया, 222 हो गया, एक है 227 है शायद, 27 ही है। 227 से बनता है अपना क्या? 227 से बनता है सुपर इंटेंडेंस, गलत मार्क कर दिया। 215 में बनता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। 226 में बनता है ये, 227 से बनता है सुपर इंटेंडेंस, एंड 222 से बनता है ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए का तो 3, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 बना, बी का 1 बना, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें एक और आर्टिकल है जिसपे सवाल काफी बनते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल आप याद रखना, आर्टिकल 231। ये क्या कहता है? 1 हाई कोर्ट फॉर 1 और मोर स्टेट्स। इसका मतलब है कोई एक हाई कोर्ट जो है ना, वो 2 स्टेट के लिए भी हो सकता है, या 3 स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक सिंगल हाई कोर्ट, ये कहता है ये। आर्टिकल 50, क्वेश्चन 50 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन 69th में था आई थिंक, एपिलेट और ओरिजिनल पे, ठीक है। डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट्स, ये सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन इलेक्शन डिस्प्यूट्स कहाँ है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरेटरी की बात नहीं की गई है, ये आप ध्यान में रखना। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, तो आंसर इज 1 और 4, ठीक है। ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, इसकी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 131 है आर्टिकल।
इसको भी याद रखना जुडिशरी से, आधे आर्टिकल तो यही करवा दिए। हु रोट द बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया? किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट भी किया था, डिग्री ली थी। राम मनोहर लोहिया की जी की बात करें तो इन्होंने लिखा था द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यही नाम है शायद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जो गाना है वंदे मातरम, वॉज इन विच टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से उसको लिया गया था? तो उसको लिया गया था आनंद मठ से। आनंद मठ 1882 में लिखा गया था, ठीक है। चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। एंड गोरा, गोरा किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था गोरा। और अगर चट्टोपाध्याय जी को याद कर रहे हैं तो हम आनंद मठ के साथ साथ एक और टेक्स्ट है उनकी, क्या नाम है उसका यार, ये आप कमेंट डाउन करना यार, क्या नाम है इस टेक्स्ट का। काफी फेमस, सन्यासी रिबिलियन के ऊपर वो टेक्स्ट लिखा गया है। एंड मतलब लेडीज कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें दिखाया गया है सन्यासी रिबिलियन के अंदर में। ये क्वेश्चन फालतू है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये हिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन है। सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन किससे रिलेटेड है? चितगांव आर्मरी रेड 1930। जतिंदा, जतिंदा जो जब जेल में थे ना रिवोल्यूशनरीज, तो उन्होंने 64 डे फास्ट रखा था और इनकी मौत भी हो गई थी। बीना दास, बीना दास ने क्या किया था? ये बची है, एक बची थी और इन्होंने पॉइंट ब्लैंक फायर किया था, 5 गोलियां चलाई थी बट मिस कर गई थी ये, तो नहीं मरा वो अंग्रेज। एंड भगवती चंद्र बोरा, फिलोसफी ऑफ साइंस, यूपीएससी क्वेश्चन। इसका आंसर तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट, हु किल्ड प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रैंड इन 1897? ईयर याद रखना, कब मारा था? 1897 में। किसने मारा था? चापेकर ब्रदर्स ने मारा था, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द फॉरवर्ड ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी इन मराठी रिटन बाय अवंतिका बाई गोखले? अवंतिका बाई गोखले ने जो गांधी बायोग्राफी लिखी ना, उसका फॉरवर्ड या फिर उसका प्रीफेस किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57, नेवल रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी हुई, नेवल म्यूटिनी, रिन म्यूटिनी जिसको कहते हैं हम फेमसली, वो कब हुई? 1946 में हुई थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ आपने वो करेक्ट बताना है। पहला गलत, पहला गलत। सेकंड तो सही है, मतलब जो भी है सेकंड में सही है, याद रखो। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का डेट क्या है? 16 अगस्त 1946 में है। थर्ड गलत है। थर्ड हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। एंड फोर्थ, द रॉलेट एक्ट, द रॉलेट बिल प्रपोज डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। यस, विदाउट ट्रायल 2 years का था मैक्सिमम पीरियड, एंड विद ट्रायल तो आगे इसको प्रोसीड कर सकते, तो आंसर होगा 2 and 4। वीडी सावरकर रेफर्ड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है, वीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके बताया था। एसबी चौधरी आर्ग्यूड दैट 1857 रिवोल्ट वाज नॉट राइजिंग ऑफ द पीपल। इन्होंने सिविल रिवोल्ट बताया है, तो सिविल रिवोल्ट तो पीपल्स राइजिंग ही होता है, तो ये गलत हो गया। ओनली वन इज करेक्ट। द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को इन 1913। पहला स्टेटमेंट गलत। गदर पार्टी इट मैस्टहेड वाज इंस्क्राइब्ड विद द कैप्शन अंग्रेजी राज का दुश्मन। हाँ, ये इनके मैस्टहेड में लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1913, ये भी सही बात है। आंसर हो गया अपना 2 and 3। ये भी फालतू क्वेश्चन है, फिल्म पे उतने क्वेश्चन आते नहीं है अपने। हुन्स इन्वेजन, ठीक है। गुप्ता पे कितने सारे क्वेश्चन थे? वहां 3 क्वेश्चन थे, वो भी हुना पे ही क्वेश्चन थे, दूसरे नहीं। एक क्वेश्चन तो हुन पे ही था, ठीक है। किसके टाइम पे हुआ था हुन इन्वेजन? स्कंद गुप्त के टाइम में। सॉरी, हुन्स वहां पे ऑप्शंस में थे। मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किस रूलर के लिए लिखा गया है? कुमार गुप्त। ऑल्दो कुमार गुप्त के लिए ना ये डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, ये डायरेक्टली किसी और रूलर के लिए है, बट उसमें कुमार गुप्त का भी एक मतलब रेफरेंस दिया गया है कुमार गुप्त के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रेवल थ्रू थ्रू इंडिया, फाहिन, फाहिन वाज मेंशन हॉस्पिटल्स के बारे में फाहिन ने कहा बताया था? बिहार के पाटलिपुत्र में बताया था, ठीक है। और फाहिन की बुक कौन सी थी? क्यों क्यों की बुक है इनकी। आए किसके रेंज में थे ये? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आए थे।
द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि। कपिल मुनि किससे रिलेटेड है? संख्या फिलोसफी से। अगर हम देखें उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा है बद्रयान। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर की तरफ जाओ ना तो मिलता है ना बद्रीनाथ, तो बद्रयान याद रखो उत्तर से। न्याय फिलोसफी किसकी? गौतम। ठीक है। पूर्व मीमांसा जामिनी, जामिनी। बचा कौन? योगा बचा, पतंजलि, पतंजलि। और एक क्या बचा? महर्षि कंद ने क्या दिया है? वैशेषिका, वैशेषिका महर्षि कंद। ठीक है, ये सारे आप नोट कर लो। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वर, मुगल्स का कोर्ट लैंग्वेज क्या था? पर्शियन था। मुगल्स अडॉप्टेड नवरोज, नवरोज फेस्टिवल किसे अडॉप्ट किया था? जोरोस्ट्रियन से, या फिर जो पारसी थे ना, पारसी कम्युनिटी, उनसे अडॉप्ट किया था। हु वाज गुरु नानक सक्सेसर, अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, गुरु नानक जी ने अपना सक्सेसर किसको अपॉइंट किया था? गुरु अंगद को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर इज नोन बाय द नेम रंगीला। इनको मतलब निकनेम दिया गया था, इनका नाम था मोहम्मद शाह, इनको पूरा नाम दे दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला। सिंध वाज कॉन्कर्ड बाय, सिंध को किसने किया था? नेपियर ने। स्लीमेन। सप्रेशन ऑफ थगी, स्लीमेन। लॉरेंस मास्टरली इन एक्टिविटी, मास्टरली इन एक्टिविटी। डॉक्ट्रिन दिया था इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। जेम्स एंड्रयू रैमसे, ये किसका रियल नेम है? ये रियल नेम है डेलाउजी का। ठीक है, डेलाउजी जितनी भी चीजें रिलेट कर सकते हो ना वो कमेंट डाउन कर देना मेरे को। ठीक है, कैनिंग से भी जो कर सकते हो कर देना, कर्जन, कर्जन से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, कर्जन से भी कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो ग्रासलैंड्स हैं एंड कौन से कंट्री में उसको क्या कहते हैं वो है। ठीक है, कैंपोस ब्राजील में कहते हैं, एब्सोल्युटली राइट। ग्रैंड चैको ये पता नहीं है, अर्जेंटीना में ग्रैंड चैको कहते हैं कि नॉर्दर्न अर्जेंटीना में। लैनोस वेनेजुएला में कहते हैं, ये तो पक्का पक्का पता है अपने को। लेकिन वेल्ड जो है ना, ये अफ्रीका में नहीं कहते क्या? वेल्ड अफ्रीका में कहते हैं। तो जो पक्का सही पता है या तो वो सही है, या जो पक्का गलत पता है ना उस पे जाना अपने को। अपने को पक्का गलत पता है कि वेल्ड अफ्रीका में होता है, और डाउन्स कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है। इक्वेटर डिवाइड्स अफ्रीका इनटू अप्रोक्सीमेटली टू हाफ्स। ठीक है, नॉर्दर्न में ज्यादा रहता है थोड़ा सा, सदर्न कम रहता है, बट सही है, अप्रोक्स लिखा है, सही है। लेक टंगनियाका इज द लार्जेस्ट लेक, लेक अगर टंगनियाका लार्जेस्ट है तो विक्टोरिया क्यों है भाई? विक्टोरिया, ये हो जाएगा गलत। लेक विक्टोरिया इज लार्जेस्ट, एंड लेक विक्टोरिया को बॉर्डर कौन करता है? कुत्ता बॉर्डर करता है। ठीक है, कुत्ता बॉर्डर करता है। कुत्ता में है केनिया, युगांडा एंड तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, पेटागोनिया डेजर्ट देख लेते हैं। पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। भूल गया क्या? ऐसे करके कुछ साउथ अमेरिका, ऐसे करके बनता है कुछ। तो इधर पे है अर्जेंटीना, इधर पे है चिली। पूरा करवाया है, देख लेना जाकर। सेलेक्ट द करेक्ट ट्राइब्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ उनके कंट्रीज दिए हुए हैं। चीन ट्राइब कहाँ मिलती है? ये यूपीएससी में पूछा हुआ है इस ट्राइब पे। चीन ट्राइब म्यांमार से कर लेंगे अपन। टोबा ट्राइब अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। इसके अलावा चकमा ट्राइब कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। मोर्री न्यूजीलैंड। मौर्य अभी एक वहाँ के मिनिस्टर ने डांस भी किया था ना पार्लियामेंट में, काफी फेमस हुआ था ये। तो ए का हो जाएगा 4। ओ, ऐसे क्वेश्चन जो है ना इसको बड़ा ध्यान से देखना, इसमें नंबरिंग थोड़ी सी अजीब है। तो इधर से इधर लेफ्ट टू राइट नहीं, इसको राइट टू लेफ्ट बनाना अपने को। 1 का क्या होगा? बी, तो 1 से मिलाएंगे। 1 का बी कहाँ पर है? ए गलत, ए गलत, ये दोनों गलत हो गया। 1 का बी है सी में, 2 का सी है, सही है। 3 का डी है, आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सौ मोरी से मेरे को याद आया ना, सौ, सौ मोरी नाम का एक लेक है, ये कहाँ पर है? इंडिया में ही है, कहाँ पर है बताना। इसमें भी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार सौ मोरी पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट वैसा है जो कि करेक्ट नहीं है? ठीक है, अपने को बताना है करेक्ट नहीं है। स्टेट ऑफ मलाका लाइज बिटवीन मलेशिया एंड सुमात्रा, सही बात है। स्टेट ऑफ सुंडा लाइज बिटवीन जावा एंड सुमात्रा, ये भी सही बात है।
मकासार स्टेट लाइज बिटवीन बोर्नियो एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नहीं है ये, बोर्नियो एंड इसके बीच में है सुलावेसी, सुलावेसी आइलैंड कंट्री है एक ओशियाना, वो है सुलावेसी, तो आंसर हो जाएगा सी। एंड मेसिनिया भी है, इटली है सिलसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो है ना प्रॉपर पीसीएस पे वापस से लौट के आ गया है, जो प्रॉपर पीसीएस होता है ना उसमें पूछते हैं, ग्रासलैंड्स के नाम पूछते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम पूछते हैं, ठीक है। रोका, ब्राजील में रोका कर लो अपना। तमराई, तमराई हो गया थाईलैंड। कनुकू हो गया वेनेजुएला एंड लडांग इज मलेशिया। क्या बन रहा है आंसर, बना लेना इसको। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फेमस किसके लिए है, मैग्नेटाइट के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट की बात करी गई है। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन चेन्नई इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई, नॉट करेक्ट पूछा है ना। चेन्नई, चेन्नई में ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना, चेन्नई जो है, चेन्नई जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु के एरिया में है, ठीक है। मुंबई जो है यहाँ पर है, ठीक है। मुंबई के यहाँ पे अरेबियन सी भी है, ठीक है, तो कभी बारिश होगा कभी चिपचिपा मौसम होगा, ज्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी ना। तमिलनाडु में तो बारिश आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, सारा बारिश तो ये ले लेते हैं, जो थोड़ी बहुत आती है वो रिट्रीटिंग मानसून में आती है। तो चेन्नई आंसर होगा ए, ये आंसर जो है ना ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है सो सही है। नेक्स्ट आते हैं रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, अगेन आसान क्वेश्चन है। कोसी, कोसी का स्पेलिंग गलत है, कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है। तीस्ता किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की है। हिरन किसकी है, नर्मदा की है। एंड पूर्णा इज ऑफ गोदावरी। ए का हो गया 4, अरे यार आई मीन 4 का हो गया ए, आंसर बन गया ए अपना, ठीक है। इसको अच्छे से मिलाना है, इसको उल्टा मिलाना पड़ता है, 1 2 3 4 है ना, ये इससे मिलाना है इस वाले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, इसको याद रखना, खास करके याद रखना, ठीक है। इसको डिसेंडिंग में करना है, तो सबसे लंबा जो है उसको सबसे छोटे तक में लेके जाना है, ठीक है। सबसे लंबा कौन है, कोलकाता चेन्नई है, जो कि है 1684 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली कोलकाता 1453 किलोमीटर, 1453 किलोमीटर। थर्ड आता है अपना मुंबई दिल्ली, दिल्ली मुंबई जो कि है 1419 किलोमीटर। एंड लास्ट ही है 1290 किलोमीटर। इसको लगा लेना आप सेगमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी शहर कहाँ होता था, कर्नाटका होता था। तो अगर उसको नाम दिया गया है तो कुछ को तो कॉमरेट करने के लिए नाम दिया हुआ ना, कोई तो बात होगी ना। तो कर्नाटका में हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का। बाबा बुडान हिल्स काफी कमेंट्स में चल रहा था, पता नहीं किस वीडियो में सर ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी कॉफी से रिलेटेड है। अ मेटल स्पून प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी बिकम्स हॉट लेटर, बताया था ना एक बार, लगा के देख लेना। अगर लग रहा है कि ठीक है दोनों सही हो सकता है, बिकॉज लगा के देख लेना। लगाते हैं यहाँ पे बिकॉज। अ मेटल स्पून प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी बिकम्स हॉट आफ्टर फ्यू मिनट्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कोई ना नेगेटिव बात है यहाँ पे लिखा ना, बिकॉज मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो फिर भी सोचते कि नॉट लिखा है, कुछ नेगेटिविटी है इसमें, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज पे कौन कौन सा काम करता है। सोनार तो करता ही है, इसका तो है ही साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसके तो फुल फॉर्म में ही साउंड आ रहा है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स को देखा ना, वो आला लगाए घूमते हैं जिससे आपकी धड़कन सुनते हैं, तो साउंड से ही सुनते हैं ना, धक 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 धक, सॉरी लब डब लब डब लब डब। इको, इको तो पता ही ना, 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो इको आपको वापस सुनाई देगा, इको भी है। पेरिस्कोप नहीं है, पेरिस्कोप में जो है ना लाइट का यूज करते हैं हम, पेरिस्कोप नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए बी एन सी ओनली। 83 में हम आ गए अब। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या क्या करेक्ट है। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट, हाथ को थोड़ी देर रब करो, फ्रिक्शन आ रहा है, हीट होता है ना हाथ में, ठंडी में करते हो, तो ये हो गया करेक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, ठीक है, आप कहीं चल रहे हो तो आप पे फ्रिक्शन लगता है, तो मोशन को अपोज करता है वो, ये भी सही बात है।
फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, पहले तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों है। दूसरी बात देखेंगे, फ्रिक्शन इज यूजफुल इन वॉकिंग ना, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मतलब पैर आगे रखेंगे और वो रखता ही चला जाएगा, वो जैज स्प्लिट हो जाएगा। डांस जो लोग करते हैं उनका होता है ना जैज स्प्लिट, वो जैज स्प्लिट हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा गलत। ल्यूब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ये सही बात है। ल्यूब्रिकेंट्स डालते तो जैसे पुराना ताला होता है ना, उसमें आप लुब्रिकेंट डालते हो ना, बोलते हो कि ये खुल नहीं रहा है, या फिर पुराना नट बोल्ट होता है उसमें लुब्रिकेंट डालते हो ना, तब की फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग, oh sorry, what is the reason behind using copper wire in domestic electrical wings? ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो सबसे एक्सप्लेन्ड ऑप्शन है उसके साथ अपन जाएंगे। कॉपर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस एंड इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है, दोनों बात भी सही है, सबसे ये भी है। स्टेट पीसीएस बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक वापस आ चुका है, इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ डिवाइस दिए हुए हैं, एनर्जी कन्वर्जन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिक, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट करता है, तो ये भी सही है। सोलर पैनल क्या करता है, सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल करता है, ये भी सही है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल करता है, ये भी सही है। आंसर इज 1, 2 एंड 3 एंड 4, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। Why do glass windows crack in winter if heated rapidly? ठीक है, ये क्यों होता है, क्यों होता है, अनइवन एक्सपेंशन कॉजेज स्ट्रेस इन ग्लास। ठीक है, अगर ज्यादा हीट कर देंगे ना, एक तो ठंड है तो ठंड में चीजें सिकुड़ जाती हैं, और जब गर्मी होती है ना तो चीजें एक्सपैंड कर जाती हैं, तो तुरंत सिकुड़ के तुरंत अचानक एक्सपैंड करोगे ना तो उसमें ब्रेक, उसमें मतलब टूट जाता है वो। ठीक है, आपने देखा हुआ है, इसीलिए भी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उसमें जगह छोड़ा जाता है कि गर्मी में जब वो एक्सपैंड करें तो रहे चीज, उस पर जगह रहे, वरना उसमें भी वो भी टूट जाएगा। विच और अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम अलग अलग वेव्स देखते हैं, रेडियो वेव्स देखते हैं, माइक्रोवेव्स देखते हैं, उसमें कहीं पे किसी ने साउंड वेव्स देखा है क्या, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी नहीं है, बाकी तीनों है। साउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेटेड है, जब वाइब्रेशंस होते हैं ना तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। 89, a person can hear around corner but cannot see around it because light waves can bend around obstacles more easily than sound waves. A person can hear sound around a corner but cannot see around it. ठीक है, light waves can bend, ये शायद उल्टा दे दिया ये। ठीक है, पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे साउंड की तारीफ हो रही है, यहाँ पे साउंड की तारीफ नहीं हो रही है, ये मेरे ख्याल से ये गलत है। ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स है। ठीक है, ये उल्टा है, आपको पढ़ के भी लगेगा कि यहाँ पे कह रहा है साउंड सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ ये वहां पे अपनी को ये कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि लाइट को ज्यादा अपर केस में दिखा रहा है, साउंड को कैन ट्रेवल बेंड ऑब्स्टिकल्स। हाँ ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स के साथ जाते हैं अपन। Which of the following best explains why astronaut appears weightless inside a orbiting spacecraft? ठीक है, इसका आंसर ए और बी में से कोई भी हो सकता है यार। आई विल गो विथ बी क्योंकि बी ज्यादा एक्सप्लेन्ड है एंड मोस्टली पीसीएस में एक्सप्लेन्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिस जो मिल जाते हैं एक दूसरे में, तो ब्रास जो है होमोजेनस है। एयर का तो डेफिनेशन ही है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्मोक होता है क्या, स्मोक नहीं होता, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखते हैं, तो स्मोक इज नॉट होमोजेनस, इट इज हेट्रोजेनस। विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, ये होता है यूरासिल। ठीक है, इससे अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटीसीजी, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ पढ़ के जाना है, सर ने पढ़ाया होगा आई थिंक बायोलॉजी 1 शॉट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर विटामिन के नेम इंपॉर्टेंट है, डीएनए जो एटीसीजी है ये सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको तो कम से कम करके जाओ, 10 तो आपको क्वेश्चन पता ही है जो आने वाले हैं,
बाकी आपके PYQs करवा देंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड होता है, फॉर्मिक नहीं होता है, आंसर यही हो गया। बाकी ऑरेंज में सिट्रिक होता है, ग्रेप्स में टाइट्रिक होता है, और रैंसिड बटर में ब्यूट्रिक होता है, बटर ब्यूट्रिक। ये क्वेश्चन जो है 94, आपको देख के चक्कर आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं, बट अगर गलती से आ जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड करना है सी अपने को, बेंजीन। ये बेंजीन है, यही अपने को करना है, ठीक है। CO2 when passed in excess in the lime water turns colorless again because of calcium carbonate। एक क्वेश्चन और आता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला, वो मिल्की क्यों हो जाता है उसमें, CO2 पास करने से वो मिल्की हो जाता है, एंड वापस करने के लिए कार्बन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इसमें से। मोल्टेन लिथियम क्लोराइड ये करेगा, कॉपर वायर करेगा, कॉपर क्लोराइड नहीं करेगा। आंसर इज ए एंड बी। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए क्या एसेंशियल है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ना डुअल नेचर वाला, तो वो कौन है, जिंक ऑक्साइड। द हीट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज, इसको याद कर लो, इस हीट ऑफ ए सिस्टम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी कहते हैं उसको। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, केमिस्ट्री में ये सब तो रट के चले जाना है, किसका किसे केमिकल नेम क्या है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बाइकार्बोनेट, बेकिंग में बी आ रहा है ना, तो बाइकार्बोनेट कर लेना उसको। इसके साथ हमने आज 200 क्वेश्चन किए, इसको 1.5x 2x में करके एक दो बार देख लो। उसके बाद मैं इसको खाली दूंगा, आपको क्लीन PDF दूंगा, इसमें आप खुद से बैठ के टिक मार लेना। अगर आपके पास टैब या फिर ये सब नहीं है तो आप PDF खोलो, सामने में 1 से 100 तक नंबर लिख लो, ठीक है, और उसमें ABCD मारो कि आपको याद हुआ कि नहीं। ये सारा सब कुछ याद करना है, सारे क्वेश्चन से जो रिलेटेड चीजें उसको रिलेट करना है। गुप्ता है तो गुप्ता से पढ़ जाना है पूरा गुप्ता को, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स पे, रट जाना है इसको, ठीक है। कौन सी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस होती है, सबको रट जाना है अपने को, ठीक है। टॉपिक्स यहाँ से डिराइव करो और पढ़ो। अब जो है ना पूरा पूरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो अब मेन मेन चीजों को पकड़ो और याद करो, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय फ्रॉम माय साइड। तो सुबह हो गई है ऑलमोस्ट, 3 बजे से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया था, 5 बज चुके हैं। और इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।